गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? नाइस। चलिए, तो कैसे सब लोग, क्या चल रहा था बताइए कुछ। कैसा रहा संडे? संडे पता नहीं चलता वैसे तो आजकल। सर वो ट्विटर देख रहा था सर। क्या हुआ ट्विटर पे? सर वो सीजीएल के ही आया ना सर, क्या? डायरेक्ट टू का रिजल्ट सीजीएल हाँ सर। तो बहुत जगह से सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। थर्ड पेपर सर इजी था ना सर, तो वहाँ पे यार फेसबुक सर, इसमें फेसबुक कट में ऑफ काफी ज्यादा गया ना इस बार। हाँ जी सर। सर बहुत जन का सर 100% मार्क्स लेके भी नहीं हुआ, मोहित सर भी बोल रहे थे। मतलब मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 मिला, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पेपर ज्यादा इजी आ गया था। फिर उसके बाद तो सिलेक्शन उस पर जाता है डिस्क्रिप्टिव वाले पे। सर वो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही था। सो 528 रहे। यार बस वही है कि आगे की तैयारी और थोड़ा अच्छे से करके रखनी है, यही है। पेपर इस बार मतलब इजी आया था, बहुत बार सुना था नई वाली चीज, काफी सारे सर एक स्टूडेंट्स ने पेपर दिया इजी था। था क्या था? सर, 3 शिफ्ट था। 3 शिफ्ट थे सर उसमें। हाँ हाँ। 3 अलग अलग दिन, उसमें सिर्फ एक दिन का जो एग्जाम था पेपर वो बहुत इजी कर दिए। तो वो जो थर्ड वाला डे में जो जिस लोग हाई स्कोरिंग है, लेकिन उस लोग सिलेक्शन में लिस्ट नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बाद। यानी एक तो शिफ्ट का इजी था, एक शिफ्ट का बाकी आगे सब था, ऐसा था। हाँ जी जी, बाकी 2 शिफ्ट का सर लेवल थोड़ा ठीक था, लेकिन थर्ड शिफ्ट वाला बहुत इजी कर दिए। तो उसमें बहुत जिनके सिलेक्ट अच्छा स्कोरिंग है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उस लोग लिस्ट में नाम नहीं आया। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो। ओके। तो तो यूट्यूब यार पे बहुत सारे 437 कैंपेन थे चल रहे लास्ट हैं। टाइम। क्या यूट्यूब पे? तो यूट्यूब पे, फिर ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है मोदी के अगेंस्ट में। तो ये सब देख रहे अच्छा अच्छा अच्छा, कि पेपर वाला सिस्टम इनका जो भी ये हैं। कंडक्ट करा रहे हैं, सारा इस बार सिस्टम सही होना चाहिए। हाँ, इस बार तो गलत गलत निकला ना सर, क्योंकि हाँ उसमें बहुत हाँ। ज़्यादा डिफरेंस हो गया सर थर्ड पेपर में। ये बस ऐसा था ना कि पिछली बार लेट हो गया था बहुत ज्यादा एग्जाम, इस बार जल्दी करवा दिया ऐसा लग रहा है बस। और सिस्टम सही से किया ही नहीं उन्होंने। पता नहीं यार, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो ही रही है इसमें। टीसीएस करते हैं शायद इसके एग्जाम पेपर थे इसमें। हाँ, टीसीएस ने करवाया था कंडक्ट, यस। हाँ, तो थर्ड पेपर का जो लेवल था वो बहुत इजी कर दिए थर्ड हम्म। शिफ्ट का। और इतना मुश्किल नहीं होता ये सारी चीजें करना, पता नहीं सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो। लेकिन हाँ, पता ही चलता है कि सिस्टम सही से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कि जो भी कुछ इनकी प्लानिंग कमीशन है, जो भी कुछ बैठता है साथ में, मतलब इजीली किया जा सकता है। पेपर बनाना इतना हाँ मुश्किल काम थोड़ी कि सबका एक जैसा बन जाए, एक ही लेवल का। वही। नहीं अब सर, ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत लोग आवाज उठाएंगे तो उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन शो यार नाइस, 437 से 528 सच में एकदम से 100 ऊपर। बढ़िया चल रहा है, इस चीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखो साथ में। ठीक है, आगे जाके मजा आएगा फिर। एग्जाम फिर से आने वाले हैं, अपना सीएचएसएल भी है और वो भी है सीजीएल। क्योंकि अगर अपना पर्सनल अचीवमेंट देखा है तो बढ़िया है, बढ़िया स्कोर किया है, अच्छी से आगे और बढ़िया करो अच्छे से। सारा खेल बस कंसिस्टेंसी का होता है, सभी लोग साथ में करते रहो ना। अभी तैयारी किसी भी टाइम पे बीच में बिल्कुल 700 में से 700 वाले ही होंगे आगे। यार 700 में से 700 तो नहीं, लेकिन ठीक है, अपनी बात पता है कि कंपटीशन ज्यादा है तो थोड़ा बहुत अभी इतना अगर कर रखा है ना, इतने इसको 528 आगे भी थोड़ा सा मेहनत और रह गई, हो जाएगा। और क्या कहते हैं, 700 में 700 नहीं, लेकिन हाँ, अब पहले ऐसा होता था, हम लोग मानते थे एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, एक सब्जेक्ट एवरेज, लेकिन अभी ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, क्या सर संजीव? 600 है ना, 600 है ना मैक्सिमम, 700 नहीं है। फिर से बोलो, फिर से 600 बोलो। में फाइट। सर मैं बोल रहा हूँ 600 है ना मैक्सिमम मार्क्स, 700 नहीं है ना हाँ सर। हाँ हाँ, 700 600 में 600 520। यूएस। क्योंकि हाँ पहले वाले उसका नहीं होता ना, मतलब क्या कहते हैं, वो पहले वाला क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसका उसमें करते नहीं है। फीलिंग कौन सा होता है। चलिए, लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम लोग, क्या चल रहा था क्लास में?
रिलेटिव प्रोनाउन हमने कहाँ तक किया था लास्ट? मेरे ख्याल से हम लोग दैट की यूज पढ़ने वाले थे। दैट कहाँ प्रेफर करेंगे? विच दैट देख लेते हैं। हाँ, कि दैट प्रेफर कहाँ करेंगे इस वाला। यस, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं इसमें। तो हमने हु, हुम, विच, हुज इसके यूज समझे थे कि किस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि दैट को कुछ जगह पे प्रेफर करते हैं, मतलब यहाँ पे हु विच नहीं आएगा, बाकी कोई और चीज नहीं आएगी, दैट ही आएगा। दैट इज यूज्ड in preference to who and which in the following cases। इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट को हम लोग प्रेफर करेंगे इन केसेस में। इसमें पहला है विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्री सबको पता है ना? हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है। तो ये सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। दिस इज योर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग सुपरलेटिव क्या कहते हैं, इसके साथ जब भी सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग रिलेट करेंगे उसके साथ में दैट आएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी इंसान की बात भी कर रहा हूं तो जैसे बोलना होगा ना मुझे कि द वाइजेस्ट पर्सन, या फिर द वाइजेस्ट मैन, ठीक है। अब जनरली हम लोगों को पता है ना कि यार मैन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। बट अगर इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो उसके साथ में आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा वो हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा। तो द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, ठीक है। वाइजेस्ट मैन जो अब तक रहा है, क्योंकि हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाई, उसने भी गलतियां की है। तो द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। है ना? ओके, समझ में आई? तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दैट आएगा। अब इसके साथ हम कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज द फास्टेस्ट कार दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, दिस इज द फास्टेस्ट कार दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। तो वैसे आपको पता है कार के साथ यू कैन यूज विच, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे तो फिर वहां पे दैट ही आएगा, ठीक है। जैसे दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री दैट, तो सिंपल है। तो पहला पॉइंट हमारा इसके अंदर हो गया कि जहां पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सेंटेंस के अंदर कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हम दैट लगाएंगे, नहीं। बात ये है कि जो अगर आपका रिलेटिव नाउन है, जिस चीज को रिलेट करने के लिए यूज कर रहे हो आप आगे, जैसे यहाँ पे ये मैन को रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री, कार को रिलेट कर रहा है, तो ठीक है। तो जिस नाउन को आप रिलेट कर रहे हो अगर उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री है, या सुपरलेटिव डिग्री को ही रिलेट कर रहे हो सीधे, तो वो आप वहां पे रिलेटिव नाउन दैट यूज करोगे, विच, हु कुछ नहीं आएगा। तो चाहे इंसान हो तब भी आप हु यूज नहीं करोगे। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका क्या होता है, वो सीधे इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे लिखा होता है हु। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेंटेंस तरीके से देखते हैं, द वाइजेस्ट मैन दो हु एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। अब सुनने में सही लग रहा होता है, ठीक है, तो मैन के लिए हु लगा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री है तो हम लोग दैट ही लगाएंगे। क्लियर है सबके लिए चीज? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। चलिए बताते रहिएगा, समझ में ना आए तो। सेकंड पॉइंट है कि कहां पे हम लोग प्रेफर करते हैं। इसमें लिखिएगा विद द वर्ड्स लाइक
all, same, none, nothing, no one, only, little, एक्सेट्रा लिख देते हैं। ऑल्दो आपको इन्हीं वर्ड्स में से मिल जाएगा, ऑल, सेम, नन, नथिंग, नो वन, ओनली, लिटिल। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब भी अलग वर्ड्स आपके आ रहे होंगे, इनको रिलेट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा रिलेटिव नाउन दैट यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है ना, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, सब बढ़िया लग रहा है। ठीक है, हु लगाएंगे हम यहाँ पे, बॉय के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं दिस इज द सेम बॉय, ठीक है, सेम लगा दिया अगर मैंने इस तरीके से, सेम इसी सेंटेंस के अंदर, दिस इज द सेम बॉय, तो हु की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट आ जाएगा, दैट हेल्प्ड मी यस्टरडे, बाकी सेम। ठीक है, तो दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्ड मी यस्टरडे। तो अगर आपने सेम लगा रहे हो साथ में, उस नाउन के साथ में, तो रिलेटिव नाउन हमारा दैट आएगा। सिमिलरली ऊपर जो वर्ड्स जैसे हमने लिखे ना, जैसे कुछ भी हो सकते हो, he is the only person that can help you, है ना, he is the only person। वैसे केवल पर्सन लिखते तो हम who लगाते, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, that लगाएंगे, तो he is the only person that can help you। ठीक है, और what else? सर Yes, याद कैसे रखेंगे सर, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू, ये बहुत कॉमन लग रहा है और बहुत ज्यादा मिस्टेक याद ऐसे रखेंगे ना कि मैंने बता दिया आपको, अब याद रखो इसे, और एक आधा क्वेश्चन करोगे जब गलत होगा तो याद रहेगा सही से। क्योंकि नॉर्मली इतना यूज करते हैं, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू, यहाँ पे तो हाँ, अगर याद रखते हैं मुझे देखो यार, ये मुझे पता है, हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू। ठीक है, और यही तो मेन चीज है यार, ये सुनने में लग रहा होता सही। ठीक है, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू, बिल्कुल सही है, पर्सन के लिए हु यूज कर रहे हैं, शायद कुछ और एरर देखते हैं इसके अंदर, शायद कुछ और दे रखा हो। लेकिन बात वही है कि यार यही तो याद रखना है हमें कि ही इज द ओनली पर्सन। नाउ ओनली लगा रहे हैं तो दैट आएगा। 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे, याद रहना शुरू हो जाता है, डोंट वरी। मतलब ये बिल्कुल मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं होता। याद कैसे होगा, याद हो जाएगा आराम से। इवन जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपको लिख रहा होगा कि किसी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि यार याद करो, हमने एक रूल पढ़ा था, तो ऐसे करके याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, रूल्स करते रहना, एग्जांपल्स देखते रहना, वो जरूरी होता है। तो डोंट वरी, याद रहेगा सब कुछ। और ये वर्ड्स आपको ना अलग से दूर से दिखने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए मैंने कहा ये वर्ड्स काफी इतने ही आते हैं मोस्टली, अलग से कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बचे। मैंने एक्सट्रैक्टर लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ और वर्ड्स अलग से रह गए हैं, इतने में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑल, सेम, नन, नथिंग, ऐसे जब क्वेश्चंस आप ऐसे जब भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखेंगे, आपको दूर से दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ पे दैट आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे ऑल जब भी लगाते हो, आपको पता है ऑल के साथ आप दैट लगाते हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल दैट मैटर्स इज, एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, all that matters is, पता नहीं क्या है all that matters is, लेकिन मैं लिख देता हूँ कोई भी सेंटेंस। how well, मैंने कहीं पे पढ़ा था बहुत दिन पहले, मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। all that matters is how well you walked through the fire। ठीक है, जस्ट लव दिस लाइन। पता तो इसका मतलब क्या है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने हिसाब से क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी, जो भी समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा समझते हैं। सर प्रोवर्ब जैसा है क्या? यार प्रोवर्ब जैसा नहीं है ये, मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का है, तो लाइक तुम कुछ भी समझ सकते हो, इसमें ऐसा है। कठिनाई सर, ऐसा है मुझे समझ में, कठिनाई में कैसे टैकल करते हो कठिनाई को ऐसे। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल। अगर वैसे ही हाउ यू फेस अ हार्डशिप, बिल्कुल सही। ये मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जल तो सभी रहे, प्रॉब्लम तो सभी को है,
ठीक है, लेकिन उसको कौन कैसे फेस करता है, तो बेसिकली आपका एटीट्यूड कैसा रहा किसी चीज की तरफ, तो बिल्कुल सही करते हुए सही बताया। तो वो लगता है मेरे को अच्छा लगता है कि भाई परेशानी तो सबको हो ही रही है, मतलब मेहनत करनी पड़ रही है जो भी कुछ है, और उसमें हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, किस तरीके से हम चीजों से निकल के आते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो ये है, तो बढ़िया है। तो फिलहाल जो मुद्दा था वो ये था कि ऑल लिखा है, इसलिए यहाँ पे ऑल के साथ दैट आएगा, ठीक है। ऑल दैट मैटर्स इज, ऑल मैटर्स इज नहीं, ऑल दैट मैटर्स इज हाउ वेल यू वॉक थ्रू द फायर, ठीक है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेम नथिंग, इनमें से कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो, देयर इज नो वन, जैसे ही इज द, ये तो मैंने लिख दिया शायद, ही इज द ओनली पर्सन, ठीक है। कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, अगर आप सिंपल इतना ही बोलो ना, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन दैट कैन हेल्प यू, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बस याद रखो यार, ये वाले वर्ड्स हैं, इनके साथ में आप यूज करोगे दैट ही, ठीक है। देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, तो याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस इस वाले वर्ड्स को लिख के रख लो, और जहां भी ये सेंटेंस दिखेंगे हम लोग इस पार्ट को रिलेट अगर कर रहे हैं तो इसके साथ में वी विल यूज दैट, ठीक है। क्लियर है सबके लिए? समझ में आ गया? कोई और सवाल है इस पे? संजीत क्लियर? चलो बाकी लोग भी बताते रहो करो, सर आप एक बार विच हुज फिर से बता दीजिए। चलो मैं एक बार विच हुज फिर से बता दूंगा, अभी बता दूं या फिर इसके बाद बता दूं, या अलग कर लेते हैं दैट के भी, हम इसके बाद बता देते हैं, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स में करा देता हूं, देन आई विल टेल व्हिच और यूज का, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा, जहां पे हम लोग एले वर्ड्स यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है विद द सेंटेंसेस, with the sentences beginning with interrogative pronoun, interrogative pronouns। अब interrogative pronouns कौन से होते हैं हमारे? who, which, ठीक है, जो भी सवाल पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। who, which हो गया, what हो गया, ठीक है। बेसिकली जो सवाल पूछने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं वो, तो WH वाले इसे बोल सकते हैं हम लोग, इसे बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे WH से जो वर्ड होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा है, इसके साथ आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो साथ में, सेंटेंसेस है क्वेश्चंस। सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा कि कई बार आप इनसे यूज करते हो, एक सेंटेंस लिख रहे होते हो वो सवाल नहीं होता, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, व्हाट इज देयर दैट इज impossible for God, what is there that is impossible for God, तो दैट आप यूज कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे वॉट लिखा है, ठीक है। और ये सवाल जैसा नहीं है, एक स्टेटमेंट जैसा है ना, कि ऐसा क्या है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, ये बस बोलने का तरीका होता है, रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्या बोलते हैं, आंसर की जरूरत नहीं होती, बस आपका क्वेश्चन ही इस तरीके का होता है जो बता रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो गॉड के लिए इम्पॉसिबल है। तो व्हेन यू आर सेइंग दिस सेंटेंस, यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एन आंसर कि भैया ये चीजें इम्पॉसिबल है गॉड के लिए, ठीक है। तो बस आप बोल रहे हो सीधे कि व्हाट इज देयर दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, तो ये किसके साथ आ रहा है, यहाँ पे दैट, इसको मतलब व्हाट की वजह से दैट आ रहा है, विच नहीं आएगा यहाँ पे। बाकी अब अगर क्वेश्चन पूछते हो तो कोई बात ही नहीं है, जैसे व्हाट इज देयर दैट वरीज यू, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम चिंता करते हो या जो तुम्हें चिंतित करता है, समथिंग लाइक दैट। What is there that worries you? Now the thing is कि this question I can ask it in simple manner, like what worries you. I can simply ask what worries you, but now this is another way of saying the same question. If I am saying it like this, कि what is there that worries you, तो भी हिंदी में भी हम दो तरीके से बोलते हैं ना, अपनी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी बोल लेते हैं और नॉर्मली भी बोल लेते हैं। नॉर्मली बोलते हैं
व्हाट वरीज यू, किस चीज की वजह से चिंता कर रहे हो, और इसमें क्या है थोड़ा सा नाटक करते हो ना, ऐसा ऐसा क्या है जो तुम्हें चिंता दे रहा है, व्हाट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मतलब तो थीटा के सेंटेंस जैसे हो जाते हैं वाले, ऐसा क्या है जिसकी वजह से। ओके ठीक है, तो व्हाट से जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हाट से या हु से, हु वाज देयर, व्हाटएवर, अगर क्वेश्चन कोई भी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हो और आपका सेंटेंस या कोई भी सवाल, ठीक है, अगर व्हाट से या हु से या विच से में से स्टार्ट हो रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वो आपका दैट आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट हो, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग दैट यूज करते हैं इनके साथ में। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बाकी सब बताओ, मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझता रहता हूँ यहाँ पे, ऐसा लग रहा है बस। ऐसा समझ में आ गया सबको? पता नहीं, लेकिन खामोशी को हाँ समझ लेता हूँ, यहाँ वैसे ही आ गया। नाइस संरक्षण, गर्व। गंजू ने टी लिखा है, टी का मतलब क्या है? ट्रू, ट्यूसडे, अच्छा ओके ठीक है चलो, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक हम शर्ट्स खेलने से यहाँ पे ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी 4 पॉइंट हम एक बार फिर से वो कर लेंगे रिव्यू जैसा कि क्या क्या था। तो पहले तो हमने वैसे सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिखा था, दूसरा था वॉली वर्ड्स ऑल ओनली सेम टाइप की, तीसरा पॉइंट था जहां पे हमारा सेंटेंस से इंटरोगेटिव नाउन से स्टार्ट हो रहा है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज, ये बड़ा लॉजिकल सा है, विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट के पेयर के साथ में जहां पे एक इंसान है और दूसरा कोई भी जानवर या कोई वस्तु, द पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर वन इज अ पर्सन, वेयर वन इज अ पर्सन and the other an animal or a thing। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पेयर के साथ में जहां एक तो कोई पर्सन हो और दूसरा कोई भी एनिमल और अ थिंग, ठीक है, तो विद दैट वी विल यूज दैट। अब देखो यार, कोई इंसान ही होता अकेला तो तुम हु लगा लेते, केवल एनिमल होता तो विच लगा लेते, लेकिन कोई भी चीज साथ में आ रही है तो हम उसके साथ में दैट लगाएंगे। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, ठीक है, इसी की बात कर रहा था, अगर बॉय होता तो हम केवल हु यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में आ रहे हैं, हम क्या लगाएंगे? दैट। द बॉय एंड हिज डॉग दैट ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न्ड आउट। ठीक है, आउट लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखा है मैंने? वर टर्न्ड आउट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, द बॉय एंड हिज डॉग, इसीलिए हमने दैट लगाया। ठीक है, दो लोग हैं, ट्रेसपास्ड, दैट ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस, जो क्लब प्रेमिसेस में घुस आए थे उन्हें निकाल दिया गया। ठीक है, उन्हें निकाल दिया गया था। ट्रेसपास पता है ना, लाइक इलीगल एंट्री, और लाइक किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन इफ यू एंटर, इट इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग, घुसपैठ करना। ठीक है, तो क्लब प्रेमिसेस में जो घुस आए थे उन्हें निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग दैट यूज करेंगे। दिस इज योर रिलेटिव नाउन हियर। क्लियर है ये चीज? कोई सवाल? तो समझ में आ गए चारों पॉइंट्स? ठीक है, तो पहला था हमारा, आ गया पहला, ये रहा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वाज सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड विद दीज वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दैट लगाएंगे नाउन के साथ, अगर आपका ये वाला वर्ड आ रहा है इनमें से कोई सा भी तो। थर्ड था जहां पे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो इंटरोगेटिव नाउन से। ठीक है, इंटरोगेटिव नाउन से स्टार्ट हो रहा होगा तो इनके साथ हम लोग यूज करेंगे दैट। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज विद अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स, जहां पे कोई भी एक पर्सन है और दूसरा कोई भी एनिमल और अ थिंग। तो बस इस तरीके का अगर कोई पेयर दे रखा होगा तो वहां पे हम लोग दैट लगाएंगे। सर अगर पेयर सेम्स का हो तो, जैसे पर्सन पर्सन का ही हो, एनिमल एनिमल का ही हो, थिंग्स थिंग्स का ही हो। ओके, अगर क्या हो, इंसानों का पेयर हो तो, हाँ मतलब सेम सेम ही चीज का हो, जैसे द बॉय एंड हिज ब्रदर। हाँ फिर तो बचा मतलब उसी बेस पे लगा देंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। तब तो को लगाएंगे ना। ओके सर।
ना, द बॉय एंड हिज ब्रदर हु ट्रेसपास्ड, या फिर डॉग के लिए हो, द डॉग एंड हिज बॉय, Which? द डॉग एंड हिज बॉय। It looked like ये डॉग का बच्चा होगा, इसको उसके लिए बोल सकते हैं। The dog and his boy, पप नहीं बोल रहे ना, पप बोल सकते हैं, the dog and his boy, whatever. The dog and his kids, ठीक है, the dog and his boy who, ठीक है, तो यहाँ पे who लगाने की जरूरत पड़ेगी, yes, dog के साथ हम लोग यहाँ पे wish लगा देंगे, ठीक है, जो आ गए थे वहाँ पे, तो yes, यहाँ पे wish लगा देंगे dog के लिए, या, लेकिन ऐसा लिखा नहीं आएगा the dog and his boy, तो किसी कहानी में भी नहीं आएगा ऐसे, the dog and his master भी नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि master लिखा है ना, dog को dog थोड़ी लिखा है ऐसे, बट स्टिल हाँ चलो ठीक है, द डॉग्स, अगर एक के साथ ज्यादा द डॉग्स एंड द कैट ऐसा कुछ हो तो हम विच लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर एनिमल्स हैं या फिर केवल पर्सन है तो उनके हिसाब से, जैसे पर्सन के लिए हम लोग वो यूज कर लेते हैं, वैसे एनिमल के लिए हम लोग विच यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो ये था, और अभी आपने पूछा था किसने गर्भ में कि हु और विच में डिफरेंस, हु नहीं क्या था, विच एंड हुज है ना, विच और हुज फिर बता दिया, हाँ, तो विच और हुज का सीन क्या था, देखो हुज हमेशा बताता है किसी की कोई चीज, ठीक है, हुज जो है इसी इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग पॉजेसिव केस ऑफ हु, ठीक है, पॉजेसिव केस ऑफ हु, तो ये हु का पॉजेसिव केस है। हु तो होगा सिंपल कोई पर्सन, जैसे अगर मुझे क्या बोलना होगा, दिस इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, ये वो इंसान है जिसने मेरी मदद की थी कल, ठीक है, दिस इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, ऐसे हो जाएगा। अब मैं अगर बोलना है यहाँ पे विच लगाना, सॉरी क्या यूज लगाना है, हु, ये तो हु के लिए हो गया, अब मुझे इसके लिए हुज यूज करना है, तो इसकी कोई चीज ऐसा बोलना होगा, दिस इज द मैन हुज कार was parked, या इज पार्क्ड बोल सकते हैं, अभी की बात चल रही है, ठीक है, whose car is parked in front of the gate, ठीक है, तो वो ये वो इंसान है जिसकी कार पार्क है, तो हु क्या करता है, जिसकी या किसी की कोई चीज बताने का काम करेगा, ठीक है, ओके। और विच जनरली क्या दिखाता है, विच मैंने आपको बताया था कि अगर हम केवल रिलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग एनिमल्स और थिंग्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स और थिंग्स के साथ में आप यूज करते हो, लेकिन सिलेक्शन अगर इंसानों के लिए यूज किया जाएगा, फॉर पर्सन या ह्यूमंस के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो क्या शो करता है वो, सिलेक्शन या चॉइस, सिलेक्शन या फिर चॉइस शो करता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे एक मैंने एग्जांपल याद दिखाया था, द हॉर्स विच यू सी इन द ग्राउंड इज माइन, ठीक है। अब इसमें देखो यार, हम केवल ये इतना बोले वो हॉर्स जो तुम वहां देख रहे हो वो मेरा है, ठीक है, तो हॉर्स के लिए विच यूज के लिए अगर इसी में कोई इंसान होता, तब मैन हु यू सी इन द ग्राउंड ऐसा कुछ बोल रहे हो, जिस इंसान को तुम वहां पे देख रहे हो, ठीक है, तो हम पर्सन के लिए हु लगा रहे थे और एनिमल के लिए विच लगा रही है, ये उस तरीके का सेंटेंस हो गया। अब दूसरा विच का यूज था पर्सन के लिए, वो कैसा था, क्या एग्जाम्पल लिखा था हमने, कौन सी वाली चीज, ठीक है, द कोच नोस, ये एग्जाम्पल मेरे को याद रहता है, द कोच नोस विच ऑफ हिज प्लेयर्स, तो विच इंसान के लिए क्या यूज करेंगे, मतलब कौन सा, विच ऑफ हिज प्लेयर्स प्लेस वेल, ठीक है, तो कोच को पता होता है इसका कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है, ये द हॉर्स जो तुम वहां पे देख रहे हो वो वाला, और हुज क्या काम करता है, बेसिकली हुज का मैं यूज देखना था, तो हुज क्या करता है, किसी की कोई चीज, दिस इज द मैन जिसकी कार पार्क्ड है इन फ्रंट ऑफ द गेट, सिर्फ क्लियर हुआ ये कि विच हमारे दिखाता है कौन सा वाले सेंस में यूज करते हैं, या एनिमल्स के लिए हम लोग जनरली रिलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और हुज हमेशा दिखाता है किसी की कोई चीज, ऐसा। चलिए बढ़िया, क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है
नेक्स्ट इसमें आता है इससे जुड़ा हुआ एक रूल, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स who has been selected। इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा एरर है सर। रिलेटिव नाउन कंप्लीट नहीं, रिलेटिव नाउन का पार्ट चल रहा है डायरेक्शन। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये रिलेटिव नाउन में थोड़े थोड़े रूल्स और रह गए, वो हैं, ठीक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड। तो इसमें आपको एरर बताना है इसमें। हाँ, पहला तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सबको दिखे ना कि हु की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेस्ट लिखा है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है। एक और एरर है, ये क्या करा मैंने, यहाँ तो ऐसे आएगा, ये हटाना है। हाँ, तो पहले हमने रूल क्या बताया, तो दैट तो आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लगाया। एक और इसके अंदर एरर है भी सर, वो प्लेयर प्लूरल, सॉरी ही क्या कर रहे हैं बाकी लोग, बताइए कुछ। दीप्ति समझ में आ रहा है? दीप्ति, आकांक्षा, अभिषेक, क्या हाल चाल है? देखो इधर और बताओ। सर कहीं इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि he is one of best players that has been ना। देखो एक चीज, तो वन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स नहीं, आराम से लगाते हैं हम लोग, वन ऑफ द लगाते हैं और उसके साथ में नाउन प्लूरल ही आता है, यहाँ पता है, तो ये तो ठीक है। इसमें नेक्स्ट रूल ये कहता है, एक्चुअली नेक्स्ट रूल ही था ये, रिलेटिव नाउन के साथ में हम जो भी आगे वर्ब यूज करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट और लाइक नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन जो उससे पहले लग रहा हो। मतलब ये नंबर ऑफ का मतलब है सिंगुलर है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है, ठीक है, तो आगे वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, समझ में ये चीज, he is one of the best players that have been selected। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसमें हम लिख सकते हैं verb to be used after a relative noun depends upon the noun, या depends upon the number of, ऐसे लिखते हैं, depends upon the number of noun or pronoun preceding it। क्या मतलब हुआ इसका कि नंबर ऑफ का मतलब है कि यहाँ पे बात चलिए सिंगुलर या प्लूरल की, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल। तो जो भी आप नाउन या प्रोनाउन जिस चीज को रिलेट कर रहे हो, जो भी आपके रिलेटिव नाउन से पहले लिखा जा रहा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा आगे आने वाला वर्ब। इसलिए हमने लिखा वर्ब टू बी यूज्ड आफ्टर रिलेटिव नाउन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन प्रीसीडिंग इट, ठीक है। एक और चीज है भाई, आगे आप वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो आगे प्रोनाउन भी आगे उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, समझेंगे इस चीज को क्या मतलब है मेरा। तो अगर आप इसके साथ में वर्ब प्लूरल लगा रहे हो, तो आगे अगर इसी प्लेयर्स के लिए आगे प्रोनाउन लगने वाला होगा तो प्रोनाउन भी कैसा प्लूरल ही आएगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस प्लेयर्स की वजह से यहाँ पे कैसा आ गया, ये प्लूरल आ गया। क्लियर हुआ सबको? ये दीप्ति समझ में आया? हाँ जी सर, समझ आ गया मेरे को ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और चलिए और कोशिश करते हैं इस पे। एक और लिखता हूँ एग्जाम्पल। India began to depend on Dhoni's batting, who was the best players। ठीक है, India began to depend on Dhoni's batting, who was one of the best players of the team। अब मुझे इसमें बताइए कि
क्या एरर है, क्या गलती लग रही है? नहीं देखो एक चीज याद रखना हमेशा, वन ऑफ द जब भी हम लगाते हैं तो वन ऑफ द के साथ में बेस्ट प्लेयर्स ही आएगा, ठीक है, हमेशा, मतलब वन ऑफ द आप लगा रहे हो, ठीक है, वन ऑफ द लिखा जा रहा है, उसके आगे जो नाउन आएगा वो आपका नाउन हमेशा प्लूरल आना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नाउन को सिंगुलर कर दिया, तो एरर मिले या ना मिले कभी इसे सिंगुलर नहीं करोगे आप, ये आपका हमेशा प्लूरल ही आएगा। सर इसको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट द टीम हैज कन्वर्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम, नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिकली दैट द टीम, फिर से बोलो। one of the best player that the team has. One of the best players that the team has नहीं, पास्ट की बात चल रही है। अच्छा, तो one of the best players that the team had, नहीं ये जो लिखा है वो भी सही है, one of the best players of the team, who was one of the best players of the team, जो टीम का एक अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, ऐसा। तो आप जो मतलब चेंज बोल रहे हो ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं, who was one of the best players that the team had, it's not required. Defended who, सर सर इसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि इंडिया बिगेन टू डिपेंड ओवर धोनीज बैटिंग, उनकी जगह ओवर। नहीं, डिपेंड था, ऑन इज फाइन, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, ठीक है, डिपेंड अपॉन, डिपेंड ऑन, सही है, उस पे निर्भर करना शुरू कर दिया। निरंजन ने क्या बोला, डिपेंडेड हु की जगह दैट, डिपेंडेड नहीं आएगा, टू के साथ तो हम ये लगाएंगे, ठीक है, हाँ अगर आप डिपेंडेड बोलना चाह रहे हो मेरे ख्याल से, डिपेंडेड ऑन की जगह दैट थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज देखो जरा समझो, इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ सेंटेंस किस तरीके से काम करता है, रिलेटिव नाउन। ये तो हमने पढ़ा है ये वाली चीज की आगे वाले पार्ट से रिलेट करते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया, दैट हैव बीन सिलेक्टेड, कौन सिलेक्ट किए गए थे, प्लेयर्स सिलेक्ट किए गए थे, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में जरा एक बात बताओ, हु जो कि हमारा रिलेटिव नाउन है, इसके आगे बात बोली जा रही है, वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम, कौन रहा होगा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम? धोनी के लिए बोला जा रहा है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, है ना। नहीं वर नहीं यार, क्वेश्चन वर क्यों आएगा, वर नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, चलो अभी देखो, ये आगे की बात किसके लिए कही जा रही है, धोनी के लिए कही जा रही है, ठीक है, तो वर तो नहीं आएगा, वर इस वाज तो सही है, लेकिन देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है धोनीज बैटिंग, सर धोनी बैटिंग के लिए बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इमैटेरियल थिंग, सो उसके जगह ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली में आप बात कर रहे हो धोनी बैटिंग, यहाँ पे लग रहा है बैटिंग, जैसे इंडिया धोनी की बैटिंग पे डिपेंड करना शुरू कर दिया और बैटिंग को बोला जा रहा है, बैटिंग वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो बैटिंग थोड़ी थी बेस्ट प्लेयर तो धोनी था। तो कौन सा तरीका ऐसा है कि हम लोग इसे चेंज करके धोनी को उधर लेके आए, कैसे बोल सकते हैं धोनी को, इसको ऐसे बोल सकते हैं बैटिंग, धोनी बैटिंग को बैटिंग ऑफ धोनी, ऐसे बोला जा सकता है। अरे इसे तो हाँ या ना बोलो कि बोला सकते हैं, नहीं बाकी लोग कहाँ हैं, सब लोग समझ में आ रहे हैं, इसे तो ऐसे बोल सकते हैं धोनी बैटिंग को हम लोग बैटिंग ऑफ धोनी, ठीक है। Yes, जब आप sir. इसे, हाँ बिल्कुल सही, जब आप इसे बोलोगे ना बैटिंग ऑफ धोनी, ठीक है, जब आप इसे बोलोगे तब धोनी को ज्यादा पार्ट आगे रिलेट करेगा कि हाँ भाई हु वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम। तो यहाँ जो हम धोनी बैटिंग लिख रहे थे इसमें ये गलती हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन क्या बन जा रहा था, बैटिंग बन जा रहा था नाउन, ठीक है, ये नाउन बन जा रहा था और ये हमारा केवल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। तो एक्चुअल में आप हु वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द टीम, जो कि टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था, आप धोनी की बात करना चाह रहे हो, वो बात यहाँ पे हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा था, बैटिंग आ रहा था, ठीक है। तो आप एक्चुअल में बैटिंग को रिलेट कर रहे थे आगे, लेकिन आपको बात करनी थी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा मतलब नॉन प्रोनाउन का होना जरूरी है। देखो नाउन पर नाउन तो होना जरूरी है, साथ ही साथ बैटिंग, वैसे तो बैटिंग भी नाउन था, बैटिंग भी नाउन था। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आगे की जो बात रिलेट करके आप बोल रहे हो, क्या वो उसी के लिए बोल रहे हो जिसे वो रिलेट कर रहा है। वो रिलेट कैसे कर रहा था अभी, धोनी बैटिंग, धोनी की बैटिंग को, ना कि धोनी को। हमें बताना था कि धोनी जो कि सबसे अच्छा प्लेयर है, ऐसा समझ में आया या नहीं आया? जी सर हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि हम लोग हु जब यूज करते हैं दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्सन और
पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बैटिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो हु यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट देखो करके धोनी बैटिंग को चेंज करके बैटिंग ऑफ धोनी कर दिया। हम बताऊं इसको, सेंटेंस देखता हूं मैं, अभी बना रहा हूं मैं, पता नहीं किसने किया, लेकिन हाँ देखते हैं। इंडिया began to depend on Dhoni's batting which was the best India has ever seen। अब पढ़ो जरा सेंटेंस ये। India began to depend on Dhoni's batting which was the best India has ever seen। तो इंडिया धोनी की बैटिंग पे डिपेंड करना शुरू कर दिया, जो कि सबसे बेस्ट चीज इंडिया ने आज तक देखी थी। तो बेसिकली इंडिया को एज अ कंट्री, एज अ होल नेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसके साथ हमने ऐसे लिखा है। तो इंडिया बिगैन टू डिपेंड ऑन धोनीज बैटिंग। अब समझो, हाँ, तो आप जो बोल रहे थे कि उसके लिए विच यूज कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए आप विच यूज कर सकते हो, और आगे का सेंटेंस भी उसी के लिए होना चाहिए ना। तो इंडिया बिगैन टू डिपेंड ऑन धोनीज बैटिंग व्हिच वाज द बेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। समझ में आया सबको वाली चीज या नहीं? अब समझ पा रहे हो कि प्रॉब्लम कहां पे थी पहले वाले सेंटेंस में? यहाँ पे अगर मैं धोनी की बैटिंग को रिलेट कर रहा हूं तो मुझे इसका क्या यूज करना चाहिए, विच यूज करना चाहिए, प्लस आगे का सेंटेंस भी उसी के बारे में तो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आगे का सेंटेंस किसके बारे में था, धोनी के बारे में, जो कि प्लेयर है बहुत अच्छा टीम का, या बहुत अच्छा प्लेयर था टीम का। तो मैं यहाँ पे धोनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, बैटिंग ऑफ धोनी। ठीक है, तो यहाँ पे धोनी की बात चल रही थी, धोनी बैटिंग जब आप लिख रहे हो तो इस चीज को समझो, जो आपने धोनी बैटिंग लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में बैटिंग क्या हो गया आपका, ये आपका नाउन तो है ही साथ में, ठीक है, लेकिन आप इसके लिए क्या यूज करते हो, विच यूज करोगे। लेकिन जब आप बैटिंग ऑफ धोनी बोल रहे हो, ठीक है, तो इधर आपका धोनी आ रहा है जो कि पर्सन है, और उसको रिलेट करने के लिए आप हु यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया, धोनी बैटिंग, और आगे हमने बात बैटिंग के बारे में ही करी, तो हमने विच लगा के सेंटेंस लिख दिया, जो कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो सेंटेंस था, जिसके बारे में, जो आगे वाली बात हम एक्चुअल में धोनी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, बैटिंग ऑफ धोनी लिखा, धोनी बैटिंग नहीं लिखी। समझ में आया सबको? सब लोग बताओ मेरे को जरा, नीतू, मंजू, नेहा। बेस्ट के बाद दैट लगाने से और ज्यादा अप टू डेट नहीं होता सर, क्योंकि हम लोग दैट देख रहे हैं। Which was the best that India has ever seen? That India has ever seen। इस वाले तुम्हें पता है, इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिना रिलेटिव नाउन के, which was the best India has ever seen, ऐसे ही बोल सकते हो। और अगर आपको लगाना है यहाँ पे कुछ रिलेटिव नाउन लगाने का मन है, तो हाँ आप दैट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Which was the best that India has ever seen, बिल्कुल आप दैट लगा भी सकते हो, वो भी ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि बोलने में ऐसा डायरेक्ट बोल दिया जाता है कई बार, ये है। तो इंडिया began to depend on Dhoni's batting, which was the best that India has ever seen। तो that लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लगा रहे हो तो भी सेंटेंस ऐसे बोलने में लिख दिया जाता है, इट्स फाइन, बोथ वेज। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो बताओ, क्लियर करते हैं अभी इस वाली चीज में कि कैसे हमने क्या क्या कर दिया इतने सारा। समझ में आ गया? तो सिंपल से इसमें ये फंडा है कि जो भी नाउन आप यूज करने वाले हो, जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो, जिस चीज को आगे रिलेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप रिलेटिव नाउन यूज करते हो। ठीक है, और अगर इसका हम वाइस वर्सा बोले तो वो भी एकदम सही है कि रिलेटिव नाउन के आगे जो बात कही गई होती है, ठीक है, पहला तो हमारा रूल ये था कि रिलेटिव नाउन जिस भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा, ठीक है, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा, आगे का वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, कि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जिस चीज को आप रिलेट कर रहे हो आगे का जो कंटेक्स्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। जिस पार्ट को, जिस भी चीज को आप रिलेट कर रहे हो, आगे का कंटेक्स्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि जो बात कही जा रही है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा अगर आप खुद कुछ लिख रहे हो तो भी, और अगर आप सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढ रहे हो तो भी, तो दोनों ही केस में आपको हेल्प करेगा। तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ आगे का कंटेक्स्ट भी उसी चीज के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाइस। चलिए बढ़िया। बाकी कोई भी चीज होती है तो बताते रहो पूरे साथ। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं।
he sent all the furniture to Patna that he had bought in Chennai. इस तरीके से क्वेश्चन है, मान लो he sent all the furniture to Patna that he had bought in Chennai. सर इसमें तो फर्नीचर की बात हो रही है और वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, विच आ सकता है। ओके, सर यहाँ ऑल है तो दैट यूज ही होगा। चलो ठीक है, बात भी मानी आपकी कि ऑल है तो दैट यूज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ऑल द फर्नीचर की बात चल रही है। अच्छा, ये आगे की चीज देखो जरा, ही हैड बॉट इन चेन्नई, उसने क्या खरीदा था चेन्नई में? फर्नीचर। फर्नीचर, ठीक है। दैट हमारा रिलेटिव नाउन है, इससे पहले क्या लिखा है? पटना, ठीक है। हाँ, तो सेंटेंस का मतलब यहाँ पे निकल रहा है उसने सारा फर्नीचर पटना भेज दिया जो पटना उसने चेन्नई में खरीदा था। He sent all the furniture to Patna that he had bought in Chennai, ठीक है। बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ ये बन सकता है, ये मैंने क्वेश्चन देखा है। और अगर बहुत एक्सट्रीम चला गया इस पे क्वेश्चन, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मतलब पूछा गया है, एक आध बार ही पूछा गया है, ठीक है। तो अगर बहुत एक्सट्रीम चला गया जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या होना चाहिए, आपको पता है कि आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, ही सेंट। अब बात किसकी चल रही है, उसने क्या भेजा वहां पे? पटना, उसने फर्नीचर खरीदा था, ना कि पटना खरीदा था। बात यह है, हमारी ना समझ में सबसे लॉजिकल जो चीज होती है नियरेस्ट, वो आ जाती है, इसलिए मुझे लगता है सेंटेंस ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, क्या कर सकते हैं? ही सेंट, कुछ ऐसा कर सकते हैं, फर्नीचर उधर लेके आए हम लोग, तो इसे बोलेंगे ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर, ठीक है। अब ऑल द फर्नीचर आ गया, आपका आ गया, और इसने फर्नीचर ही खरीदा था, ठीक है। ही सेंट टू पटना, और इसी वजह से, इस ऑल की वजह से यहाँ पे दैट लग रहा है। ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, ठीक है। तो ये जो लिखा था ये तरीका गलत था लिखने का, सही तरीका ये ऊपर वाला हो जाएगा। ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हर सेंटेंस इस तरीके के नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ मैंने बस आपको सबसे एक्सट्रीम क्वेश्चन करा दिया जहाँ पे इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, इस तरीके का कुछ चेंज करने की। तो बस आपको ध्यान देना है कि आगे की बात किसके बारे में कही जा रही थी, कि उसने फर्नीचर खरीदा, तो हम इसे इस तरीके से स्वैप कर देंगे। सर हाँ। अगर हमारा सेंटेंस इतना होता कि ही सेंट टू पटना द फर्नीचर, तो इसमें ऑल नहीं है, तो तब हम क्या यूज करते? तब भी दैट ही करते क्या? नहीं, तो आपकी मर्जी है, तो आप दैट भी लगा सकते थे, फिर विच भी लगा सकते थे, तब दैट गलत नहीं होता और विच भी सही हो जाता, तो हमारी मर्जी होती है। तब हम विच यूज कर सकते थे, बट क्योंकि हमने ऑल लगा दिया तो दैट यूज करना एक कंपल्शन हो गया। यस यस, ये हमने रूल्स पढ़े थे, उसमें ऑल भी था ना लिखा हुआ, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, हाँ उसमें ऑल था, उस ऑल की वजह से यहाँ पे हमने दैट लगाया। अगर नहीं होता तो हम ऐसे ही रहते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बाकी लोग क्लियर हुआ? सर मेरे को ना एक डाउट है, पर वो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, वो रैंडम है, तो वो मैं पूछ लूं क्या? बताओ क्या है, किस चीज के बारे में? सर एक सेंटेंस है, रंजन विल डू वर्क, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होना चाहिए? वर्क विल बी डन बाय रंजन, ऐसा? हाँ सर, लेकिन हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि द वर्क शैल बी डन बाय रंजन, क्योंकि रंजन विल डू वर्क, तो विल की जगह हम शैल यूज करके, तो वो गलत हो जाएगा क्या? हाँ, विल की जगह विल यूज करो ना, विल दे रखा है तो चीजें सही तो रहती है इससे। वर्क विल बी डन बाय रंजन, ठीक है। शैल को ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे, तो विल लिखा है तो विल यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड सर एक और सेंटेंस है, आप वो लिख लो एक बार, तो थोड़ा सा बड़ा सा है, तो वो ऐसा है कि योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम यस should be a rule ओके rather the exception. और सर शुड से लेकर ना लास्ट तक अंडरलाइंड है, तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है। हाँ जी सर, ये लिखा, ये क्वेश्चन है रादर दी एक्सेप्शन, और शुड से लेकर एक्सेप्शन तक अंडरलाइंड है, और इसमें हमको बताना है कि इसमें क्या एरर है। शुड से लेके रादर तक, एक्सेप्शन तक, एक्सेप्शन तक।
Your coming home to dinner on time should be a rule, rather. Rather than, maybe rather than सोच रहा था, क्योंकि rather कई बार हम बोलने भी यूज कर लेते हैं इस तरीके से. rather than होगा यहाँ पे, या आंसर दिया आपके पास इसमें? हाँ जी सर. सर इसमें ना ऑप्शन नहीं था, तो मैंने तो इसको करा ही नहीं सिलेक्ट. मैंने इसका आंसर ही देख लिया सीधा. इसका आंसर ये है कि यू आर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी दी रूल रादर देन द एक्सेप्शन. पहले मैंने भी यही करा था जो गर्व ने लिखा है, रादर देन बी नो एक्सेप्शन. लेकिन मैंने बोला कि रादर देन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, जब हम केवल रीजन दे रहे होते हैं ना तो फिर रादर ही छोड़ देते हैं, तो वो तो सही, इसलिए सही था. ठीक है. अच्छा, शुड बी द रूल यहाँ पे. शुड बी दी रूल रादर देन दी एक्सेप्शन. अच्छा, यही इसलिए बोला गया है मे बी बिकॉज यहाँ पे रूल डिफाइन कर रखा है कि कौन सा रूल है. यू आर कमिंग टू होम ऑन डिनर, ये एक रूल होना चाहिए. शुड बी अ रूल रादर देन द एक्सेप्शन. चलो देखता हूँ, इसमें तो मेरे को ये वैसे सही लग रहा है. शुड बी अ रूल, ये एक रूल होना चाहिए. ठीक है. हाँ, क्योंकि अगर हम लोग अगर इस नाउन के हिसाब से भी उसके हिसाब से भी देखें, आर्टिकल के हिसाब से, तो भी ये साउंड्स फाइन. ठीक है कि एक रूल होना चाहिए, ना कि एक ऐसा. बट हम क्योंकि इन्हें कंपेयर कर रहे हैं, तो चलो जगह से देख लेंगे हम लोग, इसके बाद आर्टिकल से करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा. बाकी इसमें अभी वर्किंग के लिए तो ए मेरे को सही लग रहा है. बाकी आई टेल यू अगर इसमें कुछ लगेगा तो. ठीक है. ओके सर. और सर एक सर एज क्लियर एज वर्ड का क्या मतलब होता है? एज क्लियर एज मर्ड. एज क्लियर एज मर्ड, MUD मर्ड. ये तो फ्रेज हुआ ना सर. ये तो मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था. हाँ. तो फिर वो मुझको समझ नहीं आया, फिर वो मैंने उसको सर्च करने का कोशिश किया, बट वो मेरे को ठीक से क्लियर नहीं हो पाया था, मतलब उस पे और सेंटेंसेस कैसे कैसे आ सकते हैं, तो इस वजह से एज क्लियर एज मर्ड. एज क्लियर एज का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसकी तरह साफ. लेकिन ये मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सटायर जैसा करा होगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि मड तो साफ नहीं होती ना. हाँ, मुझे लग रहा है कि जैसे किसी को जज करते हैं ना कि इतना साफ है, जैसे एक कीचड़ होती है, जैसे कि चढ़ा. एग्जैक्टली वही. तो ये तो वहाँ पे सटायर जैसा किया होगा किसी चीज पे, बस ऐसा बोला है बस. ठीक है. ऑक्सीमोरन टाइप का हो गया ना. इस क्लियर कोई मड तो क्लियर नहीं होती ना, साफ नहीं होती. हाँ, तो वो बोलने का तरीका होगा बस ऐसा. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. चलिए, नो प्रॉब्लम. बाकी सबको क्लियर हुआ ये वाला हमने अभी पढ़ा? ठीक है. ये वाले यूज हम रिलेटिव नाउन पे देख रहे थे. सर जो लास्ट सेंटेंस है मैंने पटना को से लास्ट में डाल दिया, तो ज्यादा ठीक लग रहा है. एक सेंटेंस ही सेंट टू पटना, डायरेक्ट में टू पटना ले रहे, तो सेंटेंस थोड़ा अजीब दिख रहा है सर. तो देखो यार, अजीब तो बहुत सारी चीज दिख रही है ना. फिर तुमने क्या किया? he sent all the furniture that he had bought in Chennai to Patna. नहीं, इतना तो जल्दी बनाने की जरूरत है नहीं इसमें. यहाँ पे तो सिंपल है यार. ये इस तरीके से आपको कितना भी ऑड लग रहा हो, लेकिन हमें सीखना ही पड़ेगा कि भाई वर्ब लगा रहे हो, ही सेंट टू पटना. ठीक है. तो ये इसके साथ साउंड भी सही कर रहा है और है भी सही. ये लिखा इस तरीके से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में. ठीक है. और ऐसा होता है कि हम लोगों ने यार क्या जी सर, एक्चुअली जो क्वेश्चन में जो दिया है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है. वो लगता है यार. बात ये होती है ना कि हम लोग जब बोलते हैं तो इसीलिए तो हम लोग गलत बोलते हैं, इसीलिए तो हमें रूल्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. इसलिए हमें रूल्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो चीजें होती है थोड़ी बहुत हम गलत कर रहे होते हैं, ऐसा है. ठीक है. तो चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं. आपकी नेक्स्ट क्लास है भी इसके बाद तुरंत से स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए वहाँ पे. जी सर. हाँ, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. तब फिर से डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के ज्यादा से, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और कोई भी डाउट हो जो भी इससे रिलेटेड है बताना मेरे को, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे और क्या कहते हैं ऐसे भी कर लेंगे. ठीक है. चलिए, थैंक यू गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.